उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसी भूमि रही है जिसने अनेक आंदोलनों को जन्म दिया है। अनेक यहाँ पर जो भी मूवमेंट हुए हैं उनको लेकर विभिन्न प्रणेता रहे हैं यहाँ पर। चाहे आप गोरा देवी की बात करो, चाहे आप जगत सिंह जंगली जी की बात करो, चाहे आप सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, चाहे आप एक महान मूर्ति जो आज मेरे सामने खड़ी हैं जरदारी जी, बीज बचाओ आंदोलन। क्योंकि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है मनी ऑर्डरी है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं अपनी संसाधनों की उपलब्धता के लिए कृषि पर ही निर्भर है, और कृषि पर निर्भर हैं और कृषि करते हैं हम परंपरागत तौर तरीकों से। लेकिन उस परंपरागत तौर तरीकों में यदि हम यहाँ के ऐसे मूल प्रणेता को न जान पाएं जिन्होंने कृषि के लिए अपना जीवन खपा दिया, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कृषि के प्रति मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस कृषि प्रधान देश की महत्ता को हम तभी जान पाएंगे जब हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार के बीजों की आवश्यकता है, हमें किस प्रकार खेती करनी है, एक नया मॉडल किस प्रकार हमें अपनी कृषि को देना है और कृषि को एक स्टार्टअप में कैसे बदलना है। ये तो आज बात हो रही है, लेकिन परंपरागत तौर तरीकों को हमें किस रूप में लेना है, इसको जानने के लिए आज हमारे बीच में हमें मिले हैं श्री विजय जरदारी जी हैं, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट चला रहे हैं काफ़ी समय से, और आज हमारी मुलाकात हुई है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपको वॉइस ऑफ माउंटेन में। धन्यवाद। और सर माउंटेन का भी हाँ जी मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपका बेटी थोड़ा रूपरेखा बता ला आपकी आंदोलन के बारे में, क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम मुलाकात होने आपसे। तो थोड़ा बता ला आप वॉइस ऑफ माउंटेन सर। देखा, मैं चिपको गढ़वाली में बोला। हाँ जी, कोई बात हिंदी गढ़वाली में। मैं चिपको आंदोलन को कार्य करता रहा हूँ। अच्छा। और चिपको आंदोलन जब सफल हुई तो 80 का दशक में हम लोगों ने अपनी खेती बाड़ी को काम शुरू करे। हाँ जी अपने माजी पिताजी के साथ में। हाँ जी तो लेकिन मैं चिपको आंदोलन में कार्य करता था तो मेरे दिमाग में एक बात रहे कि एक नारू था चिपको आंदोलन को, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो मैंने देखी कि जो नई खेती आ रहे थे, नया बीज आ रहे थे, तो एक दगड़ा खाद दे रहे थे, फिर वो हमारी मिट्टी खराब था करना, फिर एक अगर बीमारी थी होनी, फिर बीमारी का दगड़ा कीटनाशक था होना, फिर जो खाद जमीन हमारा उनका ना खरपतवार, तो तरह तरह का खरपतवार पतवार रहे थे। ये बात आए ख्याल में कि यह जो रासायनिक खाद था ये हमारी मिट्टी तें खराब कर रहे हैं, ये हम तें जना शराबी तें नशाबाज बन जाने, वो नहीं हमारी मिट्टी तें नशाबाज बनेंगे। तो फिर ये लेकिन देखे कि यह फिर अगली बार आजमाने खातिर अगली बार खाद नहीं डाली तो पैदावार कम होगी, फिर अगली बार भी बीज इस्तेमाल करे तो फिर पैदावार और कम हुई। फिर देखे कि यह बीज ही खराब हुई जो बाहर को बीज आई था। लिहाजा मैं और जो हमारा चिपको आंदोलन का साथी था उन्हें सोचे कि हम तो पुराना बीजों की तरफ ध्यान देने थे। और बुजुर्गों से बात करें कि भाई कहन पुराना बीज कहन, तो उन्होंने बोले कि जब बेटी नया बीज आए लोगों ने पुराना बीज खत्म करा लिया। तो एक ही बेटी बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने करी। और हम वो क्षेत्रों में गए जहाँ आज को विकास में पहुँचता हूँ, जब तबरी का ग्राम सेवक तो या जो कृषि अधिकारी था या कृषि विभाग के लोग थे उनका वो पहुँचे और वक्त देखिए हम बहुत सी विविधता बची थी। तो बस हम वक्त बेटे ना बीज लेते हैं, एक मुट्ठी बीज लाएँ, आपका खेतम हो गए और फिर वो बीज पे प्रचार प्रसार में लग गए। अच्छा जी। तो जैसा कि अभी जरदारी जी ने बताया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने मूवमेंट को गति दी, किस प्रकार उन्होंने पहाड़ के विकास को समझने का एक प्रयास किया, और यहाँ की कृषि में किस प्रकार उन्होंने एक नए अभिनव प्रयोग किए। साथ में जरदारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 1960 और 66 के बीच में और 80 के दशक में भी ये जो हरित क्रांति का दौर चला देश में, स्वामीनाथन ने जो मूवमेंट चलाया, और फिर हमने HYV बीजों का प्रयोग किया, फिर हमने उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, जिसके बाद में कुछ हानिकारक प्रयोग भी सामने आए। लेकिन पहाड़ इस चीज़ से अछूता रहा, और चूंकि आज हमारे यहाँ सीढ़ीदार खेती होती है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में ले लो, तो नॉर्थ ईस्ट आज लगभग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर है। उत्तराखंड में कितना सफल देखते हैं आप इस चीज़ को, और इसकी भावी संभावनाओं पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तराखंड पहला राज्य है देश का जिसने सबसे पहले ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड यानी जैविक उत्पाद परिषद बनाया 2003 में। उसके बाद सिक्किम वाले ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए। अच्छा। सिक्किम के लोग कहाँ चले गए और हम लोग
वहीं की वहीं हाँ है। जी, हाँ जी। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए हमारी जो विरासत है, हमारी खेती, पशुपालन और जंगल, तीन चीज़ें पहाड़ की मतलब पहाड़ के लोगों का, पहाड़ के गाँव का आधार है, बेस ही है। खेती, पशुपालन और जंगल, हाँ जी, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो यहाँ की खेती, यहाँ का खान पान पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा सकता हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। आपने देखा कोरोना काल में कितने पश्चिम में क्या हुआ सब जानते हैं, कितने कैजुअल्टी हुए हैं, कितने लोग मरे हैं। फिर हमारे देश में भी शहरों में बहुत ज़्यादा लोग मरे हाँ हैं जी। शहरों में, लेकिन पहाड़ में ठेठ गांव की अगर बात करेंगे तो कोरोना से कोई नहीं मरा अगर जी, देखा जाए। हाँ जी। और लोगों को बुखार आए, खांसी हुई, वो हुआ, लेकिन कब बुखार गुजरे पता ही नहीं चला हाँ जी, हाँ जी। कई लोगों बात, को, सही बात। है ना। तो क्यों ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हम विविधता युक्त खाना खाते हैं, जो हमारा मंडुआ है, झंगोरा है और चीना है, कौड़ी है, गैत है, भट्ट है, ये मतलब तरह तरह की दालें हैं जो हमारी, ये हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है इसको बढ़ाने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ ही जो जंगल के हमारे फल फूल हैं, काफल है, किनगोड़ है, हीसर है, तूतर है, मतलब तमाम तरह की जितनी वो हैं फल फूल हैं जो सीजन में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब हम लोग सब्जियां देखो, कनाली को लोग बच्चों को तो डराते हैं कनाली के जब शैतानी करते हैं, लेकिन कनाली में कितना न्यूट्रिशन है, इतनी बीमारियों से बचा सकती है कनाली अगर हम एक दो बार भी सर्दियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। कनाली, डेंगड़ा और जितने भी कई तरह के मशरूम हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं जंगल से जो मिलती, तो हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। जी, जी, जी। आप ये देखो, ये मैं तो इसको मानता हूँ एक तरह का हमारा सीजन का टीका है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सीजन पे एक टीका लगा दिया तो साल भर के साथ आप रिचार्ज हो गए। और हमारे जो भड़ हुए हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया है, जो गाया कि वीर भड़ों को देश है, यू गढ़ देश है, मतलब ना 52 गढ़ों को देश है। तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ी गाया है। हाँ, सही भड़ कितने बलवान होते थे। अभी हम यहाँ सेम मुखे में आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो गंगूर मोला एक भड़ी थे, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भड़ थे और एक सामंत भी थे उस जमाने के। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कितने बलशाली थे, इतने बलशाली है, बताते हैं लोग, उनका कई हाथ का एक जूता होता है। हाँ जी, हाँ जी। जूता। और आप भी देखो कितना उनकी सैकड़ों भेड़ें होती थी, बकरियां होती थी, और जो कोट होता था या मिर्जाई होती थी, उसमें उनके बच्चे रखे रहते थे, भेड़ बकरी के हाँ जी, बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। एक में कितना बलशाली रहा होगा आदमी। तो कैसे बलशाली हुआ? ये तो सही बात है। और मैं फिर से एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगा। अल्टीमेटली आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार पूरे वैश्विक जगह का तापमान बढ़ रहा है तो चिंता का विषय है। और कह भी रहे हैं लोग हिमालय खतरे में है। साथ में माँ के दूध की तरह, माँ के हम दूध पीते हैं ना, माँ के स्तनों से दूध आता है, हम पीते हैं, तो उतना ही करना चाहिए। ये नहीं कि आज तो माँ के स्तन को खाने की बात हो रही है कि सारा खाइए। और ये धरती देखिए, महात्मा गांधी ने एक और बात कही है कि ये धरती सारे जीवधारियों का पोषण कर सकती है ना। जितने हैं जीवधारियों का पोषण कर सकती है, लेकिन लालच एक व्यक्ति का पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। तो आज हम लालची हो गए, हमारा ये, और हम आम लोग लालची नहीं है, लेकिन जो कंपनियां, लालची कंपनियां आ गई हैं जो रोजगार के नाम पे काम करती हैं, लेकिन सारी धरती को एक साथ निचोड़ना चाहती हैं। और कम से कम हम कहते हैं कि जो अब जैसे सड़कें बनती हैं, हाँ जी, हाँ जी। सड़कें बनती हैं तो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाइए ना। हाँ जी, हाँ जी। स्विट्जरलैंड तो टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ जी, हाँ तो जी। क्यों है, वो सड़कें बनाते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी बनाते हैं जैसे हम बना रहे हैं। हम यहाँ सड़क काटते हैं, मलबा नीचे डाल रहे हाँ जी। हैं। ऑल वेदर रोड में भी चलो ऑल वेदर रोड बनी, सड़क बन गई, ठीक है, हमने मान लिया सड़क बननी चाहिए थी, लेकिन कहाँ जो नियम थे आपके, कहाँ आपने सारा मलबा जो है नदियों में डाल दिया, मलबा सारा नदी। फिर हम धरती के भीतर घुस रहे हैं। अरे ये तो हिमालय है, हिमालय को हमने ऐसे समझ लिया कि दक्षिण का पहाड़ है, या दक्षिणी अफ्रीका का पहाड़ है।
ये तो हिमालय है, हिमालय को सब जानते हैं कैसा पहाड़ है, नया पहाड़ है, सब लोग जानते हैं। लेकिन हिमालय को हम मैदान की तर्ज पर, हिमालय की सड़कें नहीं होनी चाहिए, हिमालय की सड़कें बने तो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हम दक्षिण भारत की या बम्बई हाईवे या हैदराबाद बम्बई हाईवे, पूना हाईवे उसकी तर्ज पर न बनाएं। हम पहाड़ के हिसाब से नियोजन करें और पहाड़ को छेड़े नहीं, ज़्यादा छेड़े नहीं। तो चूंकि दर्शकों आपने अभी सुना है जरदारी जी को, उन्होंने बताया भी क्योंकि हिमालय अभी अपनी नवीन अवस्था में है, क्योंकि आप दक्षिण का, ये भारत के दक्षिण का आप वो अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पुरानी चट्टानें हैं। आप अरावली जाओ, विंध्य जाओ, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती नहीं है। हिमालय अभी अपनी नवीन अवस्था में है और अभी भी सरकने की कगार पर है। तो यहाँ पर इस प्रकार के नियोजित विकास की आवश्यकता है कि हम उन्होंने स्विट्जरलैंड की भी आपको बताया, एक एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार स्विट्जरलैंड में सड़कें बनाई जा रही है उस प्रकार आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम उत्तराखंड ने किस प्रकार के लोगों को जन्म दिया। ये माटी अपने आप में एक वीरों की माटी है, महान प्रणेताओं की माटी है। और सच में बताऊं तो भले मैं अभी एक पत्रकार की भूमिका में हूं, पर व्यक्तिगत रूप से मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे बस यही है सर कि हम पश्चिम में जाएं तो पश्चिम में लोगों ने भले दर्शन पे काफ़ी बाद में काम किया, लेकिन ज्योग्राफी को लेकर उन्होंने केवल फिजिकली काम किया। भारत में ये चीज़ व्यावहारिक तौर पर रही। ग्रिप्त टेलर एक वहाँ पर एक दार्शनिक भूगोलवेता हुआ, उसने बोला कि यदि हम प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करते हैं तो हम प्रकृति पर विजय पा सकते हैं। ये संभववाद की उन्होंने धारणा दी है। तो सर ये जो इंडिया में होता है, इंडिया में व्यावहारिक तौर पर रहा है, तो इस चीज़ को लेकर क्या आपका अंतिम यह है कि आप जीवन शैली किस प्रकार बनाई जाए, क्योंकि भारत सरकार ने अभी एक लाइफ मिशन भी शुरू किया है। तो जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, तापमान वृद्धि जो चल रहा है उसको न्यूनतम स्तर पर लाने की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो इन सब को केंद्र में रखकर हम किस प्रकार के डेवलपमेंट की बात करें कि अल्टीमेटली हमें एक बेटर कंसिक्वेंसेस मिले। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, दर्शन पश्चिम के दर्शन की भी बात की। हाँ जी, लेकिन फिर मैं वही आ रहा हूँ कि प्रकृति को अगर छेड़ेंगे, हाँ जी, हाँ जी, न्यूटन का हाँ, न्यूटन ने एक चीज़ कही है कि क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है ना। अगर हम जोर से एक दीवार पर एक बॉल फेंकते हैं तो वो हमारी तरफ आ रही है, और जोशीमठ में जो हो रहा है वो वही है कि हमने जितनी जोर से फेंका प्रकृति ने हमें गड्ढे में डाल दिया। और आप देखिए, लैंडस्लाइड की बात करते, धरती रसातल में जा रही है। हाँ जी, तो क्यों जा रही है रसातल में? ये कोई वो प्राकृतिक नहीं है, ये हमारी करनी है। तो हम अपना जो विकास का नज़रिया है स्थानीयता के आधार पर, स्थानीय पारंपरिक ज्ञान के आधार पर सोचिए। देखिए, यहाँ सेम मुखे में हैं, तो आप ये देखिए यहाँ जो लोग रहते थे पहले, वो प्रकृति का किस तरह दोहन करते थे। अब डांडे होते हैं ना, डांडे, तो 3 महीने के लिए चौमासे में डांडा जाते थे अपने पशुओं को लेकर, अब फिर वापस दूसरी डेरे में अपने गांव आ जाते थे वापस। तो देखिए 3 महीने वहाँ रहे और 9 महीने प्रकृति को आराम का मौका मिलता था। तो देखिए ना, और फिर नीचे आ जाते हैं, फिर 3 महीने के लिए ऊपर गए। तो प्रकृति को आराम की ज़रूरत होती है। प्रकृति को आराम देंगे तो प्रकृति अपने घाव खुद बदलेगी। आज गांव वापसी की बात हो रही है। देखिए, आप चले जाइए, आपके खेत बंजर हो गए, लेकिन खेत कभी बंजर नहीं होते हैं। खेत जो आपके बनाए हुए हैं, प्रकृति अपनी खेती शुरू करती है। आज उन खेतों में जाइए जो लोगों ने छोड़ के चले गए, वहाँ हेसर मिलेगा, काफल मिलेगा, बमूल मिलेगा, तरह तरह के फल फूल मिल जाएंगे उसमें। तो और पशु पक्षी उसमें आना शुरू करेंगे, उनका चल रहा है। प्रकृति का कुछ नहीं, यहाँ जितने गड़बड़ करेंगे आप, यहाँ चारों तरफ से आएगा। तो हम भी भोग लेते हैं। हम किसके करने भोग रहे हैं? आधुनिक अब विकास की जो अवधारणा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, सारा उसकी करनी हिमालय के लोग भोग रहे हैं। जबकि हिमालय के लोगों को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो भी गांव के लोगों को मिलना चाहिए, सरकार को नहीं। सरकार को ग्रीन बोनस देंगे, वो एक और सड़क बनाने में खर्च कर देंगे। सही बात, सही बात।
तो ये है। तो दोस्तों उनकी पीड़ा भी है और उनका कहना भी है, क्योंकि अनुभव बोलता है उनका। सर एक अंतिम प्रश्न मेरा है, उत्तराखंड में कुछ संस्थाएं हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। आप एक संस्था है पौड़ी में, सुधीर सुंदरियाल जी की फील गुड ट्रस्ट, और ये गरीब क्रांति अभियान, ये गणेश सिंह गरीब जी का जो मूवमेंट है, दोनों संस्थाएं धरातल पे काम कर रही हैं। और उनका नारा भी है कि हमें किसी तरीके से, उनका जो मेन पर्पस है कि जोतों का आकार धीरे धीरे घट रहा है। आप पहाड़ में देखिए, जो जमीन पहले आप गीढ़े बोलते थे, 10 गीढ़े की है, 15 गीढ़े की है, आज जो सिमट गई है। तो जोतों के आकार, आपने भू कानून की बात की, लेकिन चकबंदी को लेकर जो रवैया है सरकार का, हालांकि अभी सरकार ऑन द प्रोग्रेस है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि जोतों का आकार घट रहा है, लोगों का जो उत्पादन है वो सीमित हो रहा है, तो उसको लेकर, उसको बढ़ाने का, और जो चकबंदी को लेकर क्या दृष्टिकोण है आपका? मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, आप गणेश सिंह गरीब जी यहाँ के गरीब हो गए। देखो, वो बहुत अच्छा कारोबार दिल्ली में चला रहे थे, लेकिन उन्होंने उपनाम अपना गरीब दिया है। लेकिन वो, उनकी बात बहुत बुनियादी बात है। पहाड़ में चकबंदी होनी चाहिए, और जब चकबंदी होगी तब थोड़े बहुत ये ध्यान देने की बात है ज़मीन पर, फिर वो जंगली जानवर का नुकसान है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आज ज़रूरत चकबंदी की है, लेकिन सरकार पिछले 3 दशक से वो चिल्ला रहे हैं बेचारी, और उन्होंने हर एक सरकार के पास गए। उत्तराखंड नया राज्य बन गया तब भी गए वो बात सरकार के पास, और सरकार ने कभी पॉलिसी बनाने की बात की, लेकिन धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। बहुत उनका जीनियन आंदोलन है, उन्होंने बेचारों ने अपना जीवन खपा दिया इस मिशन के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि अब भी सरकार समझे, और हो सकती है चकबंदी, ये नहीं कि कई लोगों ने कंप्रोमाइज़ के आधार पर एक दूसरे के साथ साटा बद्दी करके कर दी, लेकिन चकबंदी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और कई लोग अच्छा काम, जैसे अभी हम ये माउंट वैली वाले हमारे साथ हैं, माउंट वैली टीरी द्रोणी में एक संस्था काम कर रहे हैं, तो कई संस्थाएं फंड लेके भी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं कि डराने गए ना अभी, तो कितना एक टुकड़ा प्रसाद तोड़ा, उसको तोड़ा और प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा लिया, हमारे लिए वो पर्याप्त है। लेकिन दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे तो वहाँ तेल भी मिलेगा उसका, और चटनी जितनी चाहे आप खोपरे की चटनी खा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अनुभव काफ़ी कुछ बोलता है, और काफ़ी चीज़ें हैं। मैं, क्योंकि जहाँ तक मैं अभी जितना सूक्ष्म हूँ, मैंने पर्यावरण और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को पढ़ा है, उससे ज़्यादा मुझे आज पूरा निचोड़ उनके एक शॉर्ट इंटरव्यू में मिला। 2 बातें मैं फिर से इनके हाईलाइट करना चाहूँगा जरदारी जी की। इन्होंने बोला कि प्रकृति, एक जो मानव था, हमारा जो पहला सेटलमेंट था, हमने 3 महीने वहाँ पर प्रकृति का दोहन किया, वहाँ का पशु चराई की, उसके बाद हमने प्रकृति को आराम दिया, और 9 महीने बाद हम फिर अपने पूर्व पर्यावास पे आ गए। हमने प्रकृति के बीच में मध्य संतुलन को साधते हुए अपनी आजीविका का अभिवर्धन किया। साथ में उन्होंने एक बात और कही कि खेत तुम्हारे बंजर होते हैं, खेत कभी बंजर नहीं होते। खेत, प्रकृति अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप को स्वयं ग्रहण करती है, प्रकृति अपने श्रृंगार को स्वयं मनोरम बनाती है। तो ये बात मुझे लगता है काफ़ी दूर तक जाएगी कि तुम्हारे खेत बंजर होते हैं, खेत कभी बंजर नहीं होते। और ये बात उन पलायन करने वाले उन लोगों के लिए भी जरदारी जी का एक मैसेज है कि जिनको लगता है कि पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता, तो पहाड़ में काफ़ी कुछ हो सकता है। इस देश की भूमि ने सोना उगला है, तो खेती तो अपने आप में एक, तो क्या बात हो सकती है उस चीज़ की। तो नहीं, मैं एक चीज़ और लोग कहते हैं पहाड़ में कुछ नहीं होता है। आप इतिहास उठा के देखिए ना। हाँ जी। आप 100 साल पहले के पहाड़ को देखिए, गजेटियर उठा के देखिए, एटकिंसन का देखिए, दूसरे और गजेटियर देखिए, उसमें डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का जो इतिहास है उसको पढ़िए ना। एक ज़माने में इतना होता था पहाड़ में कि मैदानों को लोग घी के कनस्तर बना के मैदानों को बेचते थे, और यहाँ का अनाज भी बेचते थे। और जो टीरी का राजा है, इसको रवाई से ही पूरा अनाज राजमहल को आता था। अनाज वहाँ का चावल है, मंडुआ है, झंगोरा है, ये रमोली पट्टी है में हम हैं। कितना अभी भी देखिए आप, यहाँ इतना अनाज होता है, इतना मंडुआ होता है, झंगोरा होता है, और इसीलिए यहाँ के लोग थोड़ा स्वस्थ भी है। तो यहाँ सब कुछ हो सकता है। वैसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बीज बचाओ आंदोलन का एक नारा है, खेती पर किसकी मार, जंगली जानवर, मौसम और सरकार। सब कुछ हो सकता है, पर एक तो जंगली जानवर हो गए, दिन को बंदर और रात को सुअर लोगों को बहुत निराश करते हैं, लोगों की फसल उड़ा देते हैं। दूसरे में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम की मार है। अब न वैसा चौमासा आता है, 4 महीने का चौमासा आता है, न वैसी फसलें होती हैं। तो ये जो मौसम की मार है, ये हमारे कारण नहीं है, हमने तो जंगल बढ़ाए हैं। जय उत्तराखंड।
पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे सिकी समालियावा ए जावा